ठीक है। सो थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है, इस तरीके से ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का क्लॉट बनता है, इसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बस। ठीक है। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है पैथोजेनेसिस, कि किस तरीके से एक थ्रोम्बोस बनता है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है वो आप लिखिए। ब्रिंग प्लेटलेट इनटू कांटेक्ट विद एंडोथेलियम, मतलब कि जो अपने प्लेटलेट जो होते हैं वो अपने एंडोथेलियम के कांटेक्ट में आ जाएं। ठीक है। उसके अलावा अगर ब्लड फ्लो स्मूथ है तो जिंदगी बड़ी कूल होती है, लेकिन अगर थ्रोम्बस आ जाए तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिस तरीके से आपकी गर्लफ्रेंड आपको ब्लॉक कर देती है जब आप दोनों के बीच में एक बेस्ट फ्रेंड आ जाता है। जी हाँ, आज अपन पढ़ने वाले हैं ये अपना हीमोडायनामिक डिसऑर्डर का पार्ट 2। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर एक ब्लड का क्लॉट बन जाता है। इस पूरी बीमारी को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और देखो अब जमाना जो है वो चेंज हो चुका है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो है आपको इस तरीके से क्लिनिकल केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू रीजनिंग भी होती है। सो मैं आपको नए पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं, सो वीडियो एंड तक देखना। लॉन्ग वीडियो है, मतलब ज्यादा मटेरियल है इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं थ्रोम्बोसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्रोम्बोसिस टॉपिक पे। या तो डायरेक्ट आपको क्लिनिकल केस दे देगा और उसमें सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या फिर पूरा वो आपको लॉन्ग दे देगा कि थ्रोम्बोसिस पे आप लॉन्ग लिखिए, या फिर आपको इससे शॉर्ट नोट्स आएंगे। सो मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे केस स्टडी सॉल्व करना है, लॉन्ग कैसे लिखना है और किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। सबसे पहले देखो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ना ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस टॉपिक से सवाल कैसे पूछे जाएंगे। सो ये 3 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अपन शॉर्ट नोट कैसे इससे आते हैं। तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ जाता है यार शॉर्ट नोट में 5 नंबर पे कि डिफाइन करो थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस आप डिफाइन करिए। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है पैथोजेनेसिस, कि किस तरीके से एक थ्रोम्बोस बनता है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है वो आप लिखिए। सो ये पार्ट 1 वीडियो है जिसके अंदर आज अपन थ्रोम्बोस की डेफिनेशन जानेंगे और कैसे पैथोजेनेसिस होता है थ्रोम्बोस का वो जानेंगे। ठीक है। पार्ट 2 में अपन बाकी चीजें जानेंगे कि एक थ्रोम्बोस की मॉर्फोलॉजी क्या होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है मॉर्फोलॉजी पे। फेज पे भी क्वेश्चन आता है कि भैया एक थ्रोम्बोसिस का फेज क्या है, बाद में बॉडी में डिसॉल्व होगा और बढ़ेगा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लो। ये डिफरेंस बिटवीन में 2 नंबर में आता है, वाइवा मैडम पूछती हैं और से बहुत सारे एमसीक्यू भी आते हैं कि आर्टरी में और वेन के थ्रोम्बोसिस में डिफरेंस बिटवीन क्या है। दिस इज अ पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में क्लिनिकल केस स्टडी भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि आपने अभी थ्रोम्बोस नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता इसके साइन सिम्टम, तो आप केस स्टडी समझ ही नहीं पाओगे। सो पार्ट 2 में केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू भी होंगे वीडियो के एंड में, और साथ में होगा रीजनिंग के क्वेश्चन। जी हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन भी अब पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। उससे के अलावा मेरा एक ऐप है जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। इस ऐप में सारे आईएमपी टॉपिक सेकंड ईयर के फ्री में डाल रखे हैं, सेकंड ईयर की बुक फ्री में है, ये रीजनिंग के टॉपिक फ्री में है। सो डाउनलोड करो आप मेरा ऐप, उसके अंदर आपको टॉपिक फ्री में मिलेंगे। अगर आपने पैथोलॉजी नहीं पढ़ी और अगर आपका 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद भी एग्जाम है, एक ऐसा कोर्स मैंने बनाया है जिसके अंदर डिटेल में मैंने पूरी पैथोलॉजी पढ़ाई है। जी हाँ, मात्र 30 दिन में पूरी पैथोलॉजी आप खत्म कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड करिए, सैंपल वीडियो है उसके अंदर, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सैंपल वीडियो तो एटलीस्ट देख सकते हैं, उससे आपके बहुत सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन जानते हैं कि थ्रोम्बस क्या होता है। देखो थ्रोम्बस की एक डेफिनेशन जानने से पहले आपको एक डेफिनेशन में रिवाइज करवाता हूं जो कि अपनी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर की होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हीमोस्टैसिस। देखो हीमोस्टैसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है अपनी बॉडी के अंदर, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या होता है, जब भी अपनी एक ब्लड वेसल, अगर अपनी एक नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चलती है, इसको बोलते हैं हीमोस्टैसिस। जिसके कारण क्या होता है, अपने अपन इस ब्लड वेसल के अंदर एक ब्लड का क्लॉट बना लेते हैं, जिसके जरिए ये जो ब्लड वेसल जो है इसके अंदर इंजरी हुई है तो ब्लड यहां से बहता है, यहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अपनी बॉडी चाहती नहीं है कि ब्लीडिंग हो, तो अपनी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसके कारण जहां पे अपन को ब्लड वेसल में इंजरी हुई है वहां पे अपन एक ब्लड का क्लॉट बना लेते हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग रुक जाती है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हीमोस्टैसिस। सो हीमोस्टैसिस क्या है, इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक तरीके की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वेयर बाय ब्लीडिंग इज स्टॉप। इस प्रोसेस के कारण ब्लीडिंग जो है रुक जाती है आफ्टर इंजरी, thus प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ वास्कुलर सिस्टम, जिसके कारण अपनी एक ब्लड वेसल का सिस्टम जो है बचा रहता है। सो दिस इज नोन एज हीमोस्टैसिस। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन थ्रोम्बोसिस क्या है, थ्रोम्बोसिस एक बीमारी है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है,
अपनी अब थ्रोम्बोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एक नॉर्मल ब्लड वेसल जो होती है ना, ब्लड वेसल में मतलब यहाँ पे कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई है, ब्लड वेसल एकदम नॉर्मल है, सीधी सच्ची अपनी एक ब्लड वेसल है। इस सीधी सच्ची ब्लड वेसल के अंदर, एक भोली भाली ब्लड वेसल के अंदर एक इस तरीके से ब्लड का क्लॉट बन जाता है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये ब्लड का क्लॉट का मतलब क्या होता है? तो चलो आपके ना बेसिक क्लियर कर देता हूं, ब्लड क्लॉट का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना ब्लड है। अब आप सबको पता है टेस्ट ट्यूब के अपना ब्लड कैसा होता है, ब्लड जो है अपना लिक्विड होता है। ब्लड का फॉर्म क्या है, ब्लड अपना एक लिक्विड फॉर्म का है, पानी ऐसा फॉर्म का है। लेकिन क्या होता है ना, अगर अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर जब भी अपन ब्लड निकालते हैं, अगर इसके अंदर एंटी कोगुलेंट नहीं है, क्या होगा, जब भी अपन टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड निकालते हैं तो क्या होता है, अपना जो ब्लड है, पहले तो ब्लड अपना पानी जैसा है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन आफ्टर सम टाइम ब्लड जो है इस तरीके से क्लॉट हो जाता है। मतलब क्लॉटिंग से मेरा मतलब क्या है, ब्लड पहले लिक्विड जैसा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम ब्लड जो है अपनी लिक्विड स्टेट को, मतलब अपनी जो पानी वाली स्टेट जो होती है ब्लड, वो अपनी खो देता है और इस तरीके से सॉलिड एक मास सा बन जाता है। इस स्टेट को अपन बोलते हैं ब्लड क्लॉट। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लड क्लॉट? ब्लड क्लॉट का मतलब ये होता है जब भी अपना ब्लड जो है अपनी लिक्विड स्टेज को खो दे और एक सॉलिड मास बन जाए, उसको अपन बोलते हैं ब्लड क्लॉट। एम आई क्लियर? अब क्या होता है, अब अपनी एक नॉर्मल ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर एक ही काम है, ब्लड बहता है। एक नॉर्मल ब्लड वेसल में आर्टरी वेन के अंदर क्या होता है, ब्लड अपना बहता है। लेकिन कितनी बार क्या होता है ना, इस ब्लड वेसल के अंदर अपना ब्लड का क्लॉट बन जाता है और इसी ब्लड के क्लॉट को अपन बोलते हैं थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस क्या है, थ्रोम्बस के अंदर एक नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का क्लॉट बन जाता है। अब ब्लड का क्लॉट सर, अब इससे क्या होगा सर, इससे दिक्कत क्या है ब्लड के क्लॉट बनने से? देखो ब्लड के क्लॉट बनने, अब एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, अगर उसके अंदर इस तरीके से सॉलिड मास बन जाएगा, एक ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, तो उससे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होगी, ब्लड सही तरीके से बह नहीं पाएगा। मतलब कि जाहिर सी बात है, अब ब्लड बहने के लिए जगह नहीं बचेगी ना, क्योंकि वहां पर तो ब्लड का क्लॉट आ गया है। सो ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत दिक्कत आती है थ्रोम्बस से। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द थ्रोम्बस। सो अब पूरी डेफिनेशन अपन जानते हैं। थ्रोम्बोसिस क्या है? थ्रोम्बोसिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड का क्लॉट बनता है। कहां पे? इनसाइड ए ब्लड वेसल। मतलब कि जब भी ब्लड वेसल के अंदर एक ब्लड का क्लॉट बने तो उसे अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ब्लड वेसल के अंदर और एक हार्ट के अंदर। अब ये ब्लड का क्लॉट बनता कैसे है? फॉर्म कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड फ्लो। अब क्या होता है, एक ब्लड वेसल के अंदर जितना भी अपना ब्लड बह रहा होता है, उन्हीं के कंस्टिट्यूएंट से, मतलब उन्हीं की चीजों से अपना एक ब्लड का क्लॉट बन जाता है। जिसके कारण दिक्कत क्या होती है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो, जिसके कारण एक ब्लड जो है बहना वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। सो ये हाईली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वाइवा में पूछते हैं, 2 नंबर में आती है और ये रॉबिन्स की डेफिनेशन है। मैं आपको रॉबिन्स, रामदास नायक, हर्ष मोहन, इन सबके कॉम्बिनेशन से चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी समझ में आए। ठीक है। सो थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है, इस तरीके से ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का क्लॉट बनता है, इसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बस। ठीक है। अब बात अपन करते हैं एम्बोलस क्या होता है सर, ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना। अब क्या होता है, एक थ्रोम्बस जो होता है ना ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का क्लॉट, वो चिपका हुआ रहता है, वो मूव नहीं करता। लेकिन अगर इस थ्रोम्बस में से इतना सा पार्ट टूट जाए और वो फिर ब्लड के अंदर ऐसे मूव करने लगे, जहां जहां ब्लड जा रहा है वहां मूव करने लगे, सो इस चीज को अपन बोलते हैं एम्बोलस। सो एम्बोलस क्या है? एम्बोलस मतलब एक ऐसा ब्लड का क्लॉट जो कि एक जगह चुपका नहीं है, वो बहते हुए ब्लड के साथ ही बह रहा है, सर्कुलेटिंग ब्लड के साथ ही वो आगे जा रहा है, इसको बोलते हैं अपन एम्बोलस। एम आई क्लियर? अब थ्रोम्बोसिस का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल आपको बताता हूं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है? ये एक बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है, अपने पैर के जो नीचे वाली वेन होती है ना, डीप वेन, उनके अंदर थ्रोम्बोसिस आ जाता है। जैसे कि ये आप देखिए, ये यहाँ पे आप देखो, ये एक हेल्दी वेन है, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, दिस इज द हेल्दी वेन। अब क्या होता है ना, इस हेल्दी वेन के अंदर आप देख पा रहे हो इस तरीके से ब्लड के क्लॉट बन गए, ब्लड इस तरीके से क्लॉट हो गया। सो दिस इज नोन एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है मेनली अपन को बूढ़े लोगों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके अंदर हाइपरटेंशन होता है, सिगरेट की जो हिस्ट्री ज्यादा होती है, उन लोगों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस बीमारी देखने को मिलती है। फिर डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। फिर आज का मेन पार्ट कि यार किस तरीके से थ्रोम्बोसिस होता है, मतलब इसकी पैथोजेनेसिस मैं आपको बताता हूं।
देखो अब आपको ये समझने से पहले कि कैसे एक थ्रोम्बोसिस बनता है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा हीमोस्टैसिस क्या होता है ना। एक नॉर्मल ब्लड वेसल में जब इंजरी होती है सो थोड़ी देर के बाद वहां पे ब्लीडिंग रुक जाती है, इसको बोलते हैं हीमोस्टैसिस। अब ये जो हीमोस्टैसिस का मैकेनिज्म है ना, जब इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है तभी अपना थ्रोम्बोसिस होता है। सो पहले मैं आपको हीमोस्टैसिस बताता हूं, और कितनी बार क्या होता है ना आपके सेकेंड ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइंड हीमोस्टैसिस। सो ये भी अलग से शॉर्ट नोट में आता है, तो इसी बहाने आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। अब हीमोस्टैसिस कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं, सिंपल भाषा में अपन बात करेंगे। सबसे पहले इंजरी टू ब्लड वेसल। अब क्या होता है ना, जब भी अपना एक ब्लड वेसल है, ये मैं आपको एक ब्लड वेसल बना रहा हूं, जब भी अपने ब्लड वेसल के अंदर इंजरी होती है तो क्या होता है, अब ब्लड वेसल के अंदर वाले सेल को बेटा अपन क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। ब्लड वेसल के सबसे अंदर वाले सेल को अपन बोलते हैं एंडोथेलियम। एवरीबॉडी नो दैट ब्लड वेसल के सबसे अंदर वाले लेयर को अपन बोलते हैं एंडोथेलियम। अब जैसे ही ब्लड वेसल में इंजरी होती है सो क्या होता है, ब्लड वेसल की ये जो अंदर वाली लेयर है ना एंडोथेलियम, वो डैमेज हो जाती है। अब ये जैसे ही ब्लड वेसल की अंदर वाली लेयर जो होती है एंडोथेलियम वो डैमेज हो जाती है, तो क्या होता है, इस ब्लड वेसल के जो एंडोथेलियम है ना उसके अंदर अपने प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से कोलिजन के फाइबर। वो कोलिजन के फाइबर जो है एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मेरा हाथ है, मैं रास्ते से जाऊं भेलपुरी खाते हुए, और अगर मैं एकदम से गिर जाऊं तो क्या होगा, मेरा हाथ छिला जाएगा और मेरा खून निकलने लगेगा। वैसे ही अगर अपने एंडोथेलियम जो है उसके अंदर इंजरी हो जाती है तो एंडोथेलियम से बाहर निकल जाता है कोलिजन फाइबर। यही मेन चीज है जो कि सारे मैकेनिज्म को स्टार्ट करवा देती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है ना, एक फैक्टर होता है उसे अपन बोल देते हैं वॉल विलीब्रांड फैक्टर। ये अपने जो ब्लड होता है उसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, ये प्लेटलेट से भी निकलता है और अपना इस डैमेज एंडोथेलियम से भी निकलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉल विलीब्रांड फैक्टर। सो अब आप समझना क्या होता है, जैसे ही अपना एक जो हेल्दी ब्लड वेसल है उसमें इंजरी होती है, वैसे ही तुरंत ब्लड वेसल के अंदर का कोलिजन जो है वो एक्सपोज हो जाता है। अंदर बैठा हुआ तो कोलिजन वो अब बाहर आ गया। जैसे कि ये अपना घर है, घर के बाहर क्या खिड़की है, खिड़की जैसे ही टूटी, सुंदर सी कन्या बाहर आकर खिड़की से देखने लगी, ओ ये क्या हो गया सर। वैसे ही तुरंत डैमेज हुई ब्लड वेसल, कोलिजन फाइबर एक्सपोज हो गए, बाहर निकल गए। साथ में कौन बाहर निकला, अपना निकला वॉल विलीब्रांड फैक्टर। अब क्या होता है ना, प्लेटलेट्स बड़े खतरनाक आदमी है भाई। अपने ब्लड के अंदर होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जो है ना बिल्कुल जहां सुंदर चीज देखी नहीं चिपक जाते हैं, चिपकू किस्म के आदमी। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे यह है, जैसे ही प्लेटलेट अपने कोलिजन को देखता है और वॉल विलीब्रांड फैक्टर भी जब होता है तो क्या होता है, प्लेटलेट जो है अपना इस कोलिजन फाइबर से इस तरीके से अटैच हो जाता है। एम आई क्लियर। सो हमेशा याद रखना, जैसे ही कोलिजन दिखेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वॉल विलीब्रांड फैक्टर, प्लेटलेट जो है वो कोलिजन पर जाके चिपकने लगते हैं। दिस इज नोन एज अडेरेंस। अडेरेंस का मतलब क्या होता है, चिपकना। जब एक प्लेटलेट कोलिजन पे चिपकेगा इसको बोलेंगे अडेरेंस ऑफ प्लेटलेट। देन फिर सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। अब क्या होगा, जैसे ही एक प्लेटलेट अपना कोलिजन से आके जुड़ता है ना, सो अपना ये जो प्लेटलेट होता है ना बेटा ब्लड के अंदर, इस प्लेटलेट के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस प्लेटलेट सेल के अंदर बहुत सारी थैलियां प्रेजेंट होती हैं, उनको अपन बोल देते हैं ग्रेन्यूल्स। एक होते हैं अल्फा ग्रेन्यूल और एक होते हैं बीटा ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या रहते हैं, बहुत सारे अपने सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन इसके अंदर होता है। उसके अलावा अपना थ्रोम्बोऑक्सीनेस A2 प्रेजेंट होता है। तो इन ग्रेन्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीज प्रेजेंट होती हैं। सो होता क्या है, जैसे ही अपना एक प्लेटलेट कोलिजन से चिपकता है, सो प्लेटलेट के अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो अपने बहुत सारे सिक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण अपनी नॉर्मल प्लेटलेट जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब जैसे ही अपनी एक प्लेटलेट एक्टिवेट होती है ना, अपनी एक्टिवेटेड प्लेटलेट क्या करती है, ये अल्फा और बीटा ग्रेन्यूल से अपना निकाल देती है सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन जो होता है ना बहुत ही खतरनाक चीज है। सेरोटोनिन क्या करता है, सेरोटोनिन का सिर्फ एक काम है, अपने ब्लड वेसल के अंदर क्या करना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा लेना। मतलब एक ब्लड वेसल अगर अपनी इतनी बड़ी है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद ब्लड वेसल जो है अपनी छोटी हो जाती है साइज, मतलब कि ब्लड वेसल ऐसी हैं तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये याद रखना, ये अपनी पहली स्टेज होती है हीमोस्टेसिस की। सर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों करवाते हैं, देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इसलिए करवाते हैं ताकि जहां पे इंजरी हुई है ब्लड वेसल में वहां पे खून कम जाए।
अब खून का साइज अगर छोटा हो जाएगा तो खून कम जाएगा ना उतनी जगह में, ब्लड वेसल में। दैट इज वाई अपन सेरोटोनिन निकालते हैं। ये पहली स्टेज हो गई। फिर क्या होता है ना, जैसे अपनी एक प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती है ना, अपनी एक एक्टिवेटेड प्लेटलेट अपना निकालती है थ्रोम्बोऑक्सिन A2, उसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। सर ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करते हैं? बेटा ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है ना, ये ऐसा तुम समझ लो, ये भाई भाई वाला काम करते हैं। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ भाई भाई? मतलब क्या हुआ ना, अभी आपको मैंने बताया था, अभी क्या हुआ था, एक प्लेटलेट जो है आके चुपकी थी। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जैसे इंजरी होती है, कोलेजन फाइबर एक्सपोज होते हैं और वहां पे अपना एक प्लेटलेट जो है आके चिपकती है, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट क्या निकालती है? थ्रोम्बोऑक्सिन A2। और थ्रोम्बोऑक्सिन A2 जो है वो एक मैसेज की तरह काम करती है। वो क्या करती है? दूसरी और प्लेटलेट्स को बुलाती है कि मेरे भाई जानो तुम भी आ जाओ और चिपक जाओ ताकि अपन ब्लड बहने को रोक लें। सो दिस इज नॉन एज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? एकत्रित होना। जैसे कि अगर आपको, जैसे आपके दोस्त है सारे के सारे कौन है? मेडिको हैं। अब कभी आपके कॉलेज में कोई प्रोग्राम है तो आप क्या बोलोगे? आप चिल्लाओगे ना, मेरे सारे सांपों जल्दी जल्दी आ जाओ। ओ सॉरी यार, मैं सच्चाई बोल देता हूँ, सांपों नहीं। आप क्या बोलते हैं? मेरे सारे भाइयों, मेरे मेडिको जल्दी जल्दी आ जाओ, एकत्रित हो जाओ। सेम थर्मोऑक्सिन A2 क्या करता है? इस पहली वाली प्लेटलेट से निकलेगा जो कि चिपकती है कोलिजन से, और वो दूसरे प्लेटलेट्स को और बुला लेता है ताकि वो वाली प्लेटलेट्स भी आए और आके चिपके। अब इसके कारण क्या हुआ है, यहां पे अगर आप ध्यान दो, एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया। अगर आप ध्यान दो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे एक थक्का टाइप का बन गया है। मतलब कि यहां पे इतनी जगह इंजरी थी तो अपन ने इस इंजरी वाली जगह इतने सारे यहां पे प्लेटलेट्स लगा लिए हैं, और दिस इज नोन एज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। दिस इज नोन एज टेम्पररी। ये टेम्पररी है, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। अब यहां पे अपनी आ जाती है, ये अपना हो गया स्टेज 2। अब आखिरी है, दिस इज नोन एज स्टेज 3। अब स्टेज 3 के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। मतलब वही अपन को एक ब्लड का कोगुलेशन कराना है, अपन को एक ब्लड क्लॉट बनाना है। आप सबको पता है ब्लड क्लॉट का मतलब क्या होता है? एक ब्लड क्लॉट का मतलब ये होता है जब भी अपने प्लेटलेट्स, अपने सारे प्लेटलेट्स आपस में जुड़े एक दूसरे से, फिर ये जो प्लेटलेट्स आपस में जुड़ते हैं ना अपने एक दूसरे में और एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनाते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होता है। सो अपन क्या करते हैं? अपन इस अनस्टेबल प्लेटलेट प्लग में इस तरीके से एक धागा जोड़ देते हैं, एक फाइब्रिन मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं ताकि ये जो अनस्टेबल प्लेटलेट प्लग जो है ना ये स्टेबल बन जाए। एक तरीके देखा जाए, अपन ने क्या करा? पिरो दिया, सारे प्लेटलेट्स आ गए लाइन से, फिर अपन ने उसमें ना एक धागा ऐसे पिरो दिया ताकि प्लेटलेट्स जाए ना, और दिस इज नोन एज ब्लड क्लॉट। यही एक होता है बेटा ब्लड का क्लॉट। ये होता क्या है, ये कैसे होता है? अपन को एक चीज बनानी पड़ती है, उसको बोलते हैं अपन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है? अपना जो ब्लड है ना, एक नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है, उसे अपन बोल देते हैं फाइब्रिनोजेन। ये नॉर्मल प्रोटीन जो होता है ना फाइब्रिनोजेन है, इनएक्टिव होता है। ये अपन एक एक्टिवेटर बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है? अपने थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है? इस फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। ये फाइब्रिन जो एक धागे की तरह काम करता है जो कि प्लेटलेट्स के बीच में जाके लग जाता है, जिसके कारण एक अपना ब्लड का क्लॉट बन जाता है और ब्लड का बहना जो है रुक जाता है। दिस इज नोन एज हीमोस्टैसिस। ये नॉर्मल मैंने आपको हीमोस्टैसिस बताया है, किस तरीके से ब्लड का बहना रुकता है। अब क्या होता है ना, अगर इसी मैकेनिज्म के अंदर गड़बड़ हो जाए तो अपना थ्रोम्बोसिस हो जाता है। अब अपन आ जाते हैं नॉर्मल थ्रोम्बोसिस में। ये आपको मैंने बेसिक पढ़ा दिया, मैं आपको भी हीमोस्टैसिस पढ़ा दिया, किस तरीके से एक नॉर्मल ब्लड वेसल में ब्लड बहना रुकता है। हीमोस्टैसिस मैंने आपको पढ़ा दिया। अब अपन आते हैं थ्रोम्बोसिस पे, ठीक है। अब थ्रोम्बोसिस क्या है? थ्रोम्बोसिस सबसे पहले एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब कि ये क्या है? ये अपनी एक बीमारी है। पहली बात, हीमोस्टैसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थी, नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन थ्रोम्बोसिस क्या है? ये एक बीमारी है, ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ब्लड का क्लॉट बनता है विदाउट इंजरी और विथ इंजरी। याद रखना, हमेशा ये चीज दिमाग में डाल लो। आप लोगों को क्या लगता है? हमेशा देखो, नॉर्मली अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब ब्लड वेसल के अंदर इंजरी होती है, जैसे ही ब्लड वेसल में इंजरी होती है तब अपना इस तरीके से ब्लड का क्लॉट बनता है। नॉर्मली चीजें इस तरीके से होती हैं। बट
थ्रोम्बोसिस क्या है? एक ऐसी बीमारी है, ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड का क्लॉट बनता है, मतलब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का क्लॉट बन जाता है विदाउट इंजरी। दिस इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। अब सर ऐसा क्यों होता है, उसको समझाने के लिए मैं आपको, एक साइंटिस्ट है बर्कहाउ साइंटिस्ट, उनने 3 चीजें बोली थी। उनने एक ट्रायड बताया था, एक ट्राइंगल जैसी चीज बताई थी। उनने कहा था थ्रोम्बोसिस बनने के 3 कारण हो सकते हैं, ये साइंटिस्ट ने बताया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अपन ट्रायड ऑफ थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, वर्कआउ ट्रायड बोलते हैं। इसे बहुत सारे एमसीक्यू नीट पीजी एम्स पे आते हैं, वाइवा में आपसे पूछा जाएगा। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थ्रोम्बोसिस क्यों होता है? सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी। देखो, हो सकता है कि ब्लड वेसल में इंजरी हुई हो, उसके कारण हुआ हो। सो एंडोथेलियल इंजरी इज ए मेन कारण, ये एक मेन कारण है। उसके अलावा दूसरा एक कारण अपना होता है हाइपर कोआगुलेबिलिटी, ये दूसरा कारण है। ये क्या है? बॉडी में देखो, हाइपर कोआगुलेबिलिटी, हाइपर मतलब ज्यादा, कोआगुलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब भी अपना एक ब्लड जो है वो बार बार अगर अपना उस ब्लड का कोआगुलेशन हो, मतलब एक ब्लड में अगर बार बार अपने ब्लड के क्लॉट बने, तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर कोआगुलेबिलिटी। मतलब एक नॉर्मल ब्लड जो है वो जरूरत से ज्यादा ब्लड क्लॉट बनाता है, ये एक बीमारी है। हाइपर कोआगुलेबिलिटी भी एक बीमारी है। अब क्या होता है ना, अब अपने बॉडी में ब्लड क्लॉट बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब जेनेटिकली बीमारी है जिसके कारण ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ब्लड हाइपर कोआगुलेबिलिटी स्टेज में आ जाता है। मतलब जबरन में ब्लड में इंजरी नहीं है फिर भी अपना ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग करवाने वाले फैक्टर ज्यादा हैं अपनी बॉडी के अंदर। सो दिस इज नोन एज हाइपर कोआगुलेबिलिटी, ये दूसरा कारण है। फिर एक होता है अल्टरनेशन इन नॉर्मल ब्लड फ्लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाएंगे। अब एक नॉर्मल ब्लड जो है ब्लड वेसल में ऐसे बह रहा है बढ़िया तरीके से, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ जाए, या ब्लड धीरे धीरे बहे, या फिर ब्लड के अंदर जो है ना बहने में कोई भी दिक्कत आ जाए, मेनली क्या होता है, जो अपने जितने भी सेल होते हैं ना वो ब्लड वेसल में सेंटर में अपने रहते हैं, और प्लाज्मा जो है लिक्विड वाला फॉर्म वो ब्लड वेसल में साइड में रहता है। अगर क्या हो गया, ये सेल मार्जिन में चले जाएं, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए ब्लड फ्लो के अंदर, तो वो भी थ्रोम्बोसिस करवा लेता है। सो ये 3 कारण है बेटा जिसके कारण थ्रोम्बोसिस होता है। ये 3 पैथोजेनेसिस हैं। अब इनको अपन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एंडोथेलियल इंजरी के बारे में, कि सर एक नॉर्मल ब्लड वेसल जो है उसके अंदर इंजरी कैसे होती है, आप हमें पहले ये बता दीजिए। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको कॉजेज बताता हूं। आपने एक बीमारी सुनी होगी डायबिटीज मेलाइटस। कितनी बार क्या होता है ना, आपकी दादी जी को या नानी जी को होगी डायबिटीज, बोलते ना यार हमें तो शुगर की बीमारी है, हम मीठा नहीं खा सकते, हमें डायबिटीज है। सो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाते हैं। सो ये डायबिटीज ना बहुत सारी बीमारियां करवाता है, जिसमें से एक बीमारी है ये थ्रोम्बोसिस। तो डायबिटीज एक मेन बीमारी है। आर्ट्रियल डिसीज मतलब कोई भी आर्टरी के अंदर डिसीज हो। हाइपरटेंशन मतलब बीपी की बीमारियां, जो मेरी खुद की मम्मी और पिताजी को है बीपी की बीमारी। सिगरेट स्मोकिंग, जी हाँ, जरूरत से ज्यादा अगर सिगरेट पी जा रही है ना, धुआं धुआं हो रहा है, तो वो एंडोथेलियम को इंजरी कर देता है। जी हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मेरी वीडियो देख के स्माइल मार रहा है, मत करिए, अगर ये है मर जाएंगे एक दिन सुट्टा पी पी के। फिर अब क्या होता है ना, जैसे कि एंडोकार्डियल इंजरी। व्हाट डू मीनिंग ऑफ एंडोकार्डियल? एंडोकार्डियल का मतलब क्या है, अगर दिल के अंदर कोई इंजरी है उसको बोलेंगे एंडोकार्डियल इंजरी। जैसे कि एक बीमारी है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये बीमारी का नाम याद कर लेना, मायोकार्डिटिस, जिसके अंदर दिल की मसल में सूजन आ जाती है। प्रोस्टेटिक वाल्व। सो ये 5 कारण है बेटा। इन 5 कारण से अपना ब्लड वेसल के अंदर वाली लेयर जो है एंडोथेलियम, उसके अंदर इंजरी होती है। सो जो क्लिनिकल केस स्टडी जो होती है ना, उसमें यही लिखा रहता है कि एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी आया है, उसको हाइपरटेंशन है, उसको शुगर है, ऐसा ऐसा करके क्लिनिकल केस स्टडी होती है। तो एक कॉज याद होने चाहिए, एमसीक्यू में भी आते हैं। सो इन कारणों से क्या होता है, एंडोथेलियम में इंजरी होती है। फिर एक और टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नया टर्म आपको दिख रहा होगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन। सर ये एंडोथेलियम इंजरी तो हमें समझ में आ गया कि एंडो जो ब्लड वेसल के अंदर वाली लेयर है वो टूट गई है, उसमें इंजरी हो गई, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसफंक्शन? ये डिसफंक्शन से आपका तात्पर्य क्या है कहने का? सो देखो, एंडोथेलियम डिसफंक्शन जो है वो एक स्टेट होती है, एक अल्टर्ड स्टेट होती है, जिसके अंदर जो अंदर वाली सरफेस जो होती है ना ब्लड वेसल की, एंडोथेलियल सरफेस, वो कैसी हो जाती है,
वो थ्रोम्बोजेनिक हो जाती है या फिर एब नॉर्मल हो जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य आप लोगों से ये है कि ये अपनी ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल की अंदर वाली लेयर जो है वो कैसी हो गई, वो अपनी हो गई थ्रोम्बोजेनिक। सर ये थ्रोम्बोजेनिक का मतलब क्या हुआ, थ्रोम्बोजेनिक का मतलब क्या हुआ, ये अपनी ब्लड वेसल की अंदर वाली लेयर में इंजरी नहीं हुई है, ब्लड वेसल की अंदर वाली लेयर जो है थ्रोम्बोजेनिक हो गई है, मतलब जबरन में यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनवाने वाली हो गई है, थ्रोम्बोजेनिक हो जाती है। मतलब कि एक नॉर्मल एंडोथेलियम सही तरीके से काम नहीं कर रही, डिसफंक्शन, अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही, डिसफंक्शन हो जाती है, एबनॉर्मल होती है, जिसके कारण क्या होते हैं, इंफ्लामेटरी सेल जो होते हैं ना वो इससे जाके चिपकते हैं और इसमें इंजरी करवा लेते हैं। अब इसका ना पूरा मैं एक मैकेनिज्म आपको समझाता हूं कि एंडोथेलियम डिसफंक्शन कैसे होता है। ये बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म है जो मैं आपको बताऊंगा। अब ये अपना एक नॉर्मल ब्लड वेसल है बेटा। अपने नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं। जैसे कि एक नॉर्मल ब्लड वेसल में अपने लगे होते हैं कुछ मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल्स को अपन बोल देते हैं प्रोथ्रोम्बिक मॉलिक्यूल। ये जो प्रोथ्रोम्बिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, ये नाम ही क्लियरली बता रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि अपना थ्रोम्बोसिस करवाते हैं, मतलब कि एक ब्लड का क्लॉट बनवाते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल अपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिक मॉलिक्यूल। ये एंटी थ्रोम्बिक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये अपने पहले वाले प्रोथ्रोम्बिक मॉलिक्यूल को ही रोक के रखते हैं। वो बोलते हैं मेरी भाई तू ब्लड क्लॉट मत बना, अभी इंजरी नहीं हुई है। अगर मान लीजिए प्रोथ्रोम्बिक मॉलिक्यूल 100 है और एंटी थ्रोम्बिक मॉलिक्यूल भी 100 है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। लेकिन दिक्कत जब होती है जब यहाँ पे ये प्रोथ्रोम्बिक मॉलिक्यूल ज्यादा हो और एंटी थ्रोम्बिक मॉलिक्यूल कम हो जाए, तो क्या होगा, अगर अपने ब्लड क्लॉट करवाने वाले मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर क्लॉट बनने लगेगा। एक तरीके से एंडोथेलियम सही तरीके से काम नहीं कर रही है, डिसफंक्शन हो गया। जैसे कि प्रोकोगुलेटिंग फैक्टर मतलब फॉर एग्जांपल प्लेटलेट एडेशन मॉलिक्यूल, मतलब कि प्लेटलेट एडेशन मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो प्लेटलेट को चिपकवाएंगे। जैसे प्लेटलेट चिपकेगा अपना यहाँ पे थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मेन मैकेनिज्म। फिर अपन आते हैं अपने लास्ट कॉज पे, जिसे अपन बोल देते हैं अल्टरनेशन इन नॉर्मल ब्लड फ्लो। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब एक नॉर्मल ब्लड कैसे बहता है मैं आपको वो बताता हूं। देखो ये अपनी एक ब्लड वेसल है। अब एक ब्लड वेसल में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड के सेल जो है ना वो सेंटर में बहते हैं लेमिनार फॉर्म में, एक के पीछे एक, और जो ब्लड का जो बाकी का पार्ट होता है ना, प्लाज्मा वाला पार्ट, फ्लूइड वाला पार्ट, वो साइड में होता है। दिस इज द नॉर्मल ब्लड फ्लो। सो नॉर्मली ब्लड जो है एक लेमिनार फॉर्म में फ्लो होता है, जिसके अंदर प्लेटलेट और जितने भी अपने सेल होते हैं वो सेंटर में रहते हैं, और इसके दोनों तरफ ये जो जितने भी सेल होते हैं ना अपने ब्लड के, वो अपने एंडोथेलियम से सेपरेट कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम द एंडोथेलियम बाय स्लोअर मूविंग लेयर ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर वो अपना साइड में होता है, जिसके कारण ये जो सेल हैं एंडोथेलियम के कांटेक्ट में नहीं आते। सीधी बात है, अपन को कभी भी अपने ब्लड के सेल को ब्लड वेसल से कांटेक्ट में नहीं लाना, तो अपन क्या करते हैं, ब्लड के सेल बीच में बहते हैं और उसके चारों तरफ प्लाज्मा होता है, जिसके कारण ये कभी भी सेल इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाते। बट दिक्कत क्या होती है, एक बीमारी है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो नॉर्मल सेल जो बीच में बहते थे वो साइड में बहने लगते हैं। तो किसी भी प्रकार अगर टर्बुलेंस आ जाए, ठीक है, स्टेसिस का मतलब क्या है, अगर नॉर्मल ब्लड जितनी तेजी से बहता था वो धीरे धीरे बहने लगे, टर्बुलेंस और स्टेसिस इन दोनों के कारण क्या होता है, अपना थ्रोम्बोसिस हो सकता है। क्यों, क्योंकि ब्लड अगर धीरे धीरे बहेगा तो ये नॉर्मल सेल जो बीच में बहते हैं सेंट्रल में होते हैं वो साइड में आ जाएंगे, टर्बुलेंस के अंदर तो सेल साइड में आ ही जाते हैं। तो अब अपन आ जाते हैं, सर ये टर्बुलेंस और स्टेसिस होने के कारण क्या है। तो बेटा उसके कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रमोट एंडोथेलियल इंजरी एंड एक्टिवेशन एंड इंक्रीज प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी। याद रखना, अगर किसी भी प्रकार से अपनी एंडोथेलियम के अंदर इंजरी हो रही है तो उसके कारण भी क्या होता है ना, स्टेसिस बनता है ना, मतलब कि ब्लड सही से बह नहीं पाता, टर्बुलेंस होगा, ब्लड बहना थोड़ा धीमा हो जाएगा, स्टेसिस होगा। उसके अलावा अगर अपने जो ब्लड को क्लॉट करवाने वाले फैक्टर अगर एक्टिवेट हो जाए उसके कारण भी होगा।
ब्रिंग प्लेटलेट इनटू कांटेक्ट विद एंडोथेलियम, मतलब कि जो अपने प्लेटलेट जो होते हैं वो अपने एंडोथेलियम के कांटेक्ट में आ जाएं, ठीक है। उसके अलावा दो तरीके की चीज होती हैं, एक होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, जो ब्लड को क्लॉट करवाते हैं, और एक होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर इनिबिटर, CFI, क्लॉटिंग फैक्टर इनिबिटर। ये क्लॉटिंग फैक्टर इनिबिटर्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। अगर मान लो क्लॉटिंग फैक्टर इनिबिटर अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, तब भी अपना ब्लड क्लॉट होगा और अपना एक ब्लड के बहने में दिक्कत आ जाएगी। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ब्लड में टर्बुलेंस है, स्टेसिस आता है। फिर लास्ट कारण जो है, दिस इज नोन एज हाइपर कोगुलेबिलिटी। व्हाट मैंने कहा, हाइपर कोगुलेबिलिटी। हाइपर कोगुलेबिलिटी जो है ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर ब्लड जो है जरूरत से ज्यादा ब्लड क्लॉट होता है। सो हाइपर कोगुलेबिलिटी इज ए स्टेज डिफाइंड एज सिस्टमिक डिसऑर्डर, एक तरीके के सिस्टम की डिसऑर्डर है, एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन टेंडेंसी टू डेवलप थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ये ऐसी स्टेज है जिसके अंदर ब्लड के अंदर क्लॉट जरूरत से ज्यादा बनता है। थ्रोम्बो मतलब एक थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म मतलब एक ऐसा ब्लड क्लॉट जो कि मूव करे। सो हाइपर कोगुलेबिलिटी एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर ब्लड के अंदर एक क्लॉट बन सकता है, थ्रोम्बस, या ऐसा ब्लड क्लॉट बन सकता है जो मूव करे, जिसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो दोनों को मिला के बोला थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। सो दिस इज नोन एज पार्ट 1। पार्ट 1 है अपनी वीडियो का, जिसके अंदर मैंने आपको डेफिनेशन और पूरा पैथोजेनेसिस बताया। इसके पार्ट 2 में क्लिनिकल केस स्टडी अपन सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है और मेरे नोट्स दूंगा। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, अब आपका नॉलेज चेक करते हैं कि एमसीक्यू के जरिए, ये नीट में आया था प्रीवियस ईयर में, आपको कितना समझ में आया है चेक करते हैं अपन अब इस एमसीक्यू के जरिए। सो विद द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वर्कआउट ट्रायड। सीधा एमसीक्यू आता है नीट पीजी में, एम्स में, जो मैंने आपको वर्कआउट ट्रायड पढ़ाया था। 3 चीज होती है, ट्रायड मतलब 3, उनमें से कौन सी चीज नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आपको सही आंसर कमेंट में लिखना है। और देखो जितना ज्यादा आप इंगेज करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। चलिए, सो होप सो आपने वीडियो पोस्ट करके आंसर दिया हो। सबसे पहले वर्कआउट ट्रायंगल में एंडोथेलियम इंजरी आता है, ठीक है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो भी आता है, हाइपर कोगुलेशन भी आता है। तो ये 3 चीज तो आती है वर्कआउट ट्रायंगल में। हाइपोऑक्सीजन टिश्यू डैमेज नहीं आता है। सो दिस इज द राइट आंसर। अगर आपने चौथा आंसर लगा है सो आप बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। सो आगे जो है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 आपको मिलेगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो इसके लिए, पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में अपन जानेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस की मॉर्फोलॉजी क्या है और कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है। जी हाँ, पार्ट 2 में।